Hello and welcome to the Biology Anecdotes. In this video, we will discuss about DNA structure. There are lots of things to be discussed about DNA, that how it is isolated and how it undergo the process of replication and then transcription. But we will not switch to the different topic. We will learn here only about the structure of DNA. So DNA generally stands for deoxyribonucleic acid. How this name came, I will discuss further. Well, so first DNA was isolated from the nucleus by the scientist फ्रेडरिक मिसर. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें उसको लर्न करना ज़रूरी है. तो ये पहला जो पॉइंट है कि डीएनए किसने आइसोलेट किया था, तो फ्रेडरिक मिसर ने आइसोलेट किया था. एंड इफ़ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हु हैज़ गिवन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, देन द आंसर इज वाटसन एंड क्रिक. फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने डीएनए के स्ट्रक्चर को दिया था. और डीएनए के बारे में सबसे पहले किसी ने रिसर्च किया था, तो वो थे मैरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन. उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन करके न्यूक्लियस में देखा कि एक कोई स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन की जब भी बात आए तो वहाँ पे आप लोग को ऑप्शन टिक करना है, मॉरिस विल्किन और रोजालिन फ्रैंकलिन. डीएनए को एक और नाम से जाना जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली मीन्स बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो डीएनए और आरएनए दोनों ही को हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. क्लियर. और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड जनरली डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. डीएनए जिस स्ट्रक्चर से बना रहता है, जिस बेसिक स्ट्रक्चर से बना रहता है, उसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. और ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना रहता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट. नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, तो देखिए फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से डिराइव्ड हुआ रहता है, PO4 3-. शुगर कैसा रहता है, तो शुगर डीएनए में पेंटोज शुगर रहता है. पेंटोज शुगर कहने का मतलब 5 कार्बन से मिलकर बना हुआ जो शुगर होता है उसी को हम लोग पेंटोज शुगर करते हैं. यहाँ पे देखिए अगर नंबरिंग देखी जाए तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5. हियर आर द 5 कार्बन, सो द शुगर इज पेंटोज शुगर. वेल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर. वन इज राइबोज शुगर and one is deoxyribose sugar. Ribose or pentose both are the 5 carbon sugar. Here the deoxyribose means at the second carbon of this sugar the oxygen is missing. ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं रहता है. अगर आप राइबोज शुगर देखेंगे आरएनए में तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी रहेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर. बट चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज. ठीक है. बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की. तो नाइट्रोजनस बेस आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडिन. जो प्यूरिन होता है वो 6 साइडेड रिंग और 5 साइडेड रिंग से मिलकर बना रहता है. बट जो पिरिमिडिन होता है वो सिर्फ 5 साइडेड रिंग से बना रहता है. अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखते हैं. आगे चलने से पहले एक बार फिर से हम आपको पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं. यहाँ देखिए कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है. कार्बन 3 पे OH अटैच्ड है और कार्बन 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है. अगर ये राइबोज शुगर रहता तो यहाँ पे OH यहाँ भी अटैच रहता, OH यहाँ भी अटैच रहता. क्लियर. नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्यूरिन बेसिकली आपका एडेनिन और गुआनिन से मिलके बना रहता है. ठीक है. एडेनिन और गुआनिन के कंपोजिशन ही को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन बोलते हैं. और एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एडेनिन का देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5. तो ये क्या है, ये 5 मेंबर, ये 6 मेंबर रिंग है. अगर प्यूरिन में जो एडेनिन है उसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते चले तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6. क्लियर.
फिर देन 7, 8, 9। क्लियर। यहाँ पे 6 कार्बन पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर बात करते हैं गुआनिन की, तो गुआनिन में देखेंगे आप 6 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और साथ ही साथ जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप जुड़ा रहता है। क्लियर। तो ये कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन के साथ। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि एडेनिन और गुआनिन में देखने को मिलते हैं। जनरली हम लोग एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और गुआनिन को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो नाइट्रोजनस बेस में प्यूरिन क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। पिरिमिडीन क्या होता है, अगर हम लोग पिरिमिडीन देखें तो पिरिमिडीन आपके डीएनए में सिर्फ 2 होते हैं, एक साइटोसिन, एक थायामीन। क्लियर। तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पिरिमिडीन होते हैं वो सिंगल 6 मेंबर स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरिन की तरह 6 और 5 मेंबर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो 6 मेंबर स्ट्रक्चर होते हैं, अगर काउंटिंग करें तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोसिन कहते हैं। और साइटोसिन को जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो थायमीन का है। थायमीन में भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कुछ चेंजेस रहते हैं साइटोसिन और थायमीन के बीच में। जैसे यहाँ 4 कार्बन पर साइटोसिन में अमाइनो ग्रुप है, यहाँ 4 कार्बन पे ऑक्सी ग्रुप है। यहाँ 5th कार्बन पर सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ 5th कार्बन पे पूरा मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं साइटोसिन और थायमीन में। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है तो ये चीज़ मिस ना होने पाए। मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में डाल भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एक और पिरामिडीन होता है जिसका नाम क्या है, यूरेसिल है। और ये जो यूरेसिल है वो सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो पिरामिडीन आपके 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। गुआनिन और फिर से प्यूरिन आपके एडेनिन और गुआनिन 2 होते हैं। तो प्यूरिन 2 होते हैं, पिरामिडीन 3 होते हैं। क्लियर। कैसे याद रखेंगे, तो इस तरीके से याद रखेंगे, जब आप प्यूरिन बोल रहे हैं तो प्यूरिन में कहीं भी वाई नहीं आ रहा है। और जब एडेनिन और गुआनिन बोल रहे हैं तो उसमें भी कहीं वाई नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखिए तो प्यूरिन की स्पेलिंग क्या होती है, PURINE। ठीक है, प्यूरिन हो गई। एडेनिन में देखिए ADENINE, एडेनिन GUANINE, गुआनिन। तो एडेनिन, गुआनिन और प्यूरिन में कहीं वाई नहीं आ रहा है। बट पिरामिडीन देखते हैं, पिरामिडीन के स्पेलिंग में PY, यहाँ वाई आ रहा है। साइटोसिन में देखिए CYTHY। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग एक एनालॉजी बना के चलेंगे तो हम लोग को ये हमेशा याद रखेगा। पिरामिडीन में वाई है, साइटोसिन और थायमीन में भी वाई है, और प्यूरिन में कहीं वाई नहीं है। तो एडेनिन और गुआनिन में भी वाई नहीं है। इस तरीके का एक शॉर्ट एनालॉजी बना के चलें तो हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम लोग को वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछता है कि प्यूरिन क्या है और पिरामिडीन क्या है, तो उस चीज़ का हम लोग को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यूरेसिल चूँकि आरएनए का है तो यूरेसिल के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम लोग आरएनए पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग यूरेसिल को और डिटेल में समझेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना रहता है। और न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है। जो शुगर होता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर आपके 5 कार्बन से बने रहते हैं, इसीलिए इसको पेंटोस शुगर भी कॉमनली हम लोग कह देते हैं। क्लियर। और जो फॉस्फेट होता है उसका फार्मूला PO4 3- होता है। और फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से डिराइव्ड हुआ है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला H3PO4। H3PO4 में से जब तीनों H रिमूव होते हैं तो फॉस्फेट पे 3 नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इसीलिए PO4 3- क्या होता है, फॉस्फेट होता है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करें तो डीएनए में 4
नाइट्रोजनस बेस रहते हैं, तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिस पे हमें 4 न्यूक्लियोटाइड भी देखने को मिलते हैं। वो 4 न्यूक्लियोटाइड क्या हैं? तो पहला न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। क्लियर? अभी मैं इसको आपको बताऊंगा क्यों 5 मोनोफॉस्फेट कहते हैं और डीऑक्सी एडिनोसिन क्या है। डीऑक्सी एडिनोसिन कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन 5 कार्बन का जो शुगर है उससे एडेनिन जुड़ा हुआ है और इसी शुगर से क्या जुड़ा है? शुगर के 5 कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट जुड़ा है, एक फॉस्फेट जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनिन है, एडेनिन आपका शुगर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी एडेनोसिन। और इसी शुगर के 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है 5वें कार्बन पे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मोनोफॉस्फेट। तो डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट एक आपका न्यूक्लियोटाइड है। और टोटल डीएनए में 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं, क्योंकि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 2 आपके प्यूरिन होते हैं एडेनिन और गुआनिन, और 2 पिरिमिडिन होते हैं थायमिन और साइटोसिन। तो देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? DGMP, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। नेक्स्ट है डीऑक्सीथाइमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं DTMP। नेक्स्ट है डीऑक्सीसाइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? DCMP। वेल, तो ये आपके 4 तरीके के न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि आपको डीएनए में देखने को मिलते हैं। और जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद से मैं आगे वीडियो में जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, मैं वो भी आगे सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें और समझे कि जो भी आपको ये कॉन्सेप्ट में समझाया जा रहा है चीज़ें, सारे ही के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं। नीट ही के नहीं, मैं आपको पीजीटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो सीयूईटी के क्वेश्चन हैं या फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन हैं, मैं उन सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन और नीट के क्वेश्चन जो कि आपके डीएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, मैं आपको आगे इसी वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। आप लोग खुद भी कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसके आंसर खुद भी कमेंट बॉक्स में ऐड करते चलें, और बाकी मैच करते चले कि आपके जो ऑप्शन आपने जो सिलेक्ट किया है क्या वो सही है या फिर नहीं। खुद का इवैल्यूएशन भी आप लोग करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे ये शुगर है आपका, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन का शुगर है। इस 5 कार्बन के शुगर से पहले कार्बन से आपका क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, और ये नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनिन है। क्लियर? ये नाइट्रोजनस बेस क्या है? ये एडेनिन है। और 5वें कार्बन से, ये देखिए ये 5वां कार्बन है, इस 5वें कार्बन से यहाँ पे जो CH2OH था, तो OH को रिमूव करके यहाँ पे फॉस्फेट ऐड किया गया है, और ये जो फॉस्फेट ऐड किया गया है PO4 3-, एक यहाँ पे जो माइनस चार्ज था ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ पे बॉन्ड में वो आ गया है। तो यहाँ पे आपको ये जो बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर? और जिस बॉन्ड से आपका शुगर का कार्बन नाइट्रोजन से ऐड हो रहा है, नाइट्रोजनस बेस के नाइट्रोजन से, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये सारे बॉन्ड आपके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हुए रहते हैं, इसीलिए इन बॉन्ड्स को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या फिर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यू हैव टू चूज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर?
अब देखिए, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की बात की जाती है, तो एक न्यूक्लियोटाइड में आपका एक शुगर रहता है, एक फॉस्फेट रहता है और नाइट्रोजनस बेस रहता है। क्लियर। और फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, शुगर से जो नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ रहता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ऐड हुआ रहता है, और शुगर से जो फॉस्फेट ऐड हुआ रहता है वो किस बॉन्ड से ऐड हुआ रहता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्लियर। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डीएनए के बारे में, वो आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, आप एक एक पॉइंट्स ध्यान दें। डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है अभी आपको आगे स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा। और ये जो दो हेलिक्स होते हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव करते हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बोथ द हेलिक्स रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों एंटी पैरेलल रन होते हैं, यानी कि जब एक इधर इस डायरेक्शन में रन हो रहा है तो दूसरा इस डायरेक्शन में रन होता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ बोथ द हेलिक्स इन बोथ द हेलिक्स शुगर एंड फॉस्फेट आर ऑन द आउटसाइड। ये जो शुगर और फॉस्फेट आपको दिख रहा है, ये जो शुगर और जो फॉस्फेट दिख रहा है ये दोनों आपके आउटसाइड रहेंगे, और जो नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है दोनों में दो आपके जो हेलिकल स्ट्रक्चर चलते हैं, उन दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं और शुगर फॉस्फेट बाहर की तरफ रहते हैं। क्लियर। एक और बात है, जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उससे पहले आपको कुछ और भी पॉइंट्स बताए जाते हैं, जो कि मैं कभी उसको डील करूँगा तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल्स है डीएनए के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के टाइम। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल के अकॉर्डिंग जो एडेनिन होता है, जो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन का एडेनिन होता है, वो हमेशा किससे बॉन्ड बनाता है, थायमीन से बॉन्ड बनाता है। और ये जो थायमीन और एडेनिन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमीन को अटैच किया रहता है, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं गुआनिन और साइटोसिन के बीच में। क्लियर। और ये जिस रूल के अकॉर्डिंग ये बॉन्डिंग होती है एडेनिन और थायमीन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में जनरली यही होता है कि एडेनिन हमेशा थायमीन से ही बॉन्ड, कॉम्प्लीमेंट्री में होता है पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, पूरक। तो एडेनिन को हमेशा पूरा करने वाला जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या होता है, थायमीन होता है। गुआनिन को जो कंप्लीट करने वाला जो बेस होता है वो क्या होता है, साइटोसिन होता है। और गुआनिन और साइटोसिन में हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। एडेनिन और थायमीन में हमेशा कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जब आप अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है फिर जी आता है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि ए आ रहा है यानी कि ये पहले है तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, जी बाद में आ रहा है अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें स्ट्रक्चर समझने के लिए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में दिया था, और उन्होंने जिस डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था वो बी डीएनए था। इसको माइंड किए रहिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है जो व्हाट काइंड ऑफ डीएनए और व्हाट टाइप ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, सो इट्स अ बी डीएनए। क्लियर। तो उन्होंने डीएनए के बारे में बताया था, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के नाम से। ठीक है, ब्रिटिश जर्नल में। क्लियर। तो जब उन्होंने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था उसमें बताया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एंटी पैरेलल रन करता है। तो वो कैसा स्ट्रक्चर है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ हूँ। अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए,
यहाँ पे एक शुगर है, एक फॉस्फेट है और एक नाइट्रोजनस बेस है। पहले ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर चलता है और इसी हेलिकल स्ट्रक्चर के ठीक एंटी पैरेलल दूसरा स्ट्रक्चर चलता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे शुगर है, फॉस्फेट है और नाइट्रोजनस बेस है। इस शुगर के थर्ड कार्बन पे जो OH था, उस OH को रिमूव करते हुए और यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे इस फॉस्फेट ग्रुप के पास था, यहाँ से वो हाइड्रोजन और यहाँ का OH रिमूव होता है और ये इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होता है और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड होता है, तो दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फोडाइएस्टर से जुड़ता है बाय द लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। एक वाटर मॉलिक्यूल के लॉस होने से एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है एक शुगर और एक फॉस्फेट के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना हुआ है, COP। क्लियर, COP। तो ये जो COP बॉन्ड बना रहता है, तो C और O के बीच में जो बॉन्ड है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से, तो COPOC, ठीक है। यहाँ पे जो CO है वो एक कार्बन जो शुगर का है उससे, और जो दूसरे शुगर का जो फॉस्फेट है उसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर। तो COPOC इसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और COP को क्या बोलते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बस आप यह इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक शुगर के साथ जो पांचवें कार्बन पे जो फॉस्फेट लिंक हुआ है वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहलाता है, और दूसरे शुगर के साथ जो फॉस्फेट है वो पहले शुगर के साथ या फिर अपने आगे वाले शुगर के साथ जिस बॉन्ड से जुड़ता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर। ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है और ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो किस बॉन्ड से हो रही है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। ऐसे ही करते करते देखिए एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ बना, दूसरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड, तीन न्यूक्लियोटाइड और चार न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते हुए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहा है। ठीक है। इसीलिए DNA को हम लोग क्या बोलते हैं, DNA या पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर। DNA हो या फिर RNA हो, दोनों ही को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर। RNA में बस क्या डिफरेंस हो जाता है, RNA में यहाँ जो H आप यहाँ पे जो आप H देख रहे हैं शुगर में, यहाँ पे आपका OH रहेगा। क्लियर। और उसको राइबोज शुगर बोलते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। क्लियर। तो ये आपका एक स्ट्रैंड आपका DNA का हो गया। ठीक इसके सामने आपका एक दूसरा स्ट्रैंड जो इसी के एंटी पैरेलल चल रहा है वो है। देखिए यहाँ पे आपका एक शुगर है, एक फॉस्फेट है और एक नाइट्रोजनस बेस है। तो ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। फिर से ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये यहाँ पे देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ है। क्लियर। ये एक न्यूक्लियोटाइड था और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड था। इसी तरह सीक्वेंस में एक एक आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले गए हैं। बट ये क्या है, ये सामने वाले जो स्ट्रैंड था, ये वाला जो स्ट्रैंड था इसके एंटी पैरेलल यहाँ पे रन होते हुए जा रहा है। क्लियर। जैसे यहाँ पे जो पहला शुगर था, अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे जो पहला शुगर था, ये शुगर का जो पांचवा कार्बन है यहाँ पे फॉस्फेट है, फ्री है। क्लियर।
बट इसके सामने अगर आप देखें, इस शुगर का जो फॉस्फेट वो फ्री नहीं है, ये अटैच्ड है किससे, आपका दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से। ठीक है, ये देखिए ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो आप पहला स्ट्रैंड देख रहे हैं, पहला चेन देख रहे हैं, उसमें फॉस्फेट आपका फ्री है, बट सामने वाला जो एंटी पैरेलल चेन देख रहे हैं उसमें आपका फॉस्फेट फ्री नहीं है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच्ड है। क्लियर। तो यहाँ पे 5 कार्बन फॉस्फेट फ्री है और नीचे आप देखें तो 3 OH फ्री है। पहले स्टैंड में सबसे ऊपर 5 कार्बन पे जो फॉस्फेट अटैच है वो फ्री था और यहाँ पे 3 OH फ्री है। क्लियर। सामने जो दूसरा जो एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड चल रहा है, इसमें देखिए जिस साइड सामने वाले में 3 OH फ्री था, यहाँ पे क्या फ्री है, 5 फॉस्फेट फ्री है। 5 कार्बन पे अटैच जो फॉस्फेट है वो फ्री है। और दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जो 3 कार्बन पे जो OH है वो फ्री है, इसके सामने आपका 5 कार्बन पे जो फॉस्फेट है वो फ्री है। क्लियर। अभी जो आपका एक वो जो ऐसे ये वाला डायग्राम जो बनता है DNA का, जनरली जो आप लोग देखते आते हैं, ये वाला जो डायग्राम बनता है तो ऐसे जनरली लिख दिया जाता है 5 3 3 5। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों 5 3 3 5 लिखते हैं। तो 5 इसलिए लिखते हैं क्योंकि वहाँ पे 5 कार्बन पे जो फॉस्फेट होता है वो फ्री रहता है, और 3 नीचे इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शुगर का जो थर्ड कार्बन है वहाँ का जो OH अटैच रहता है वो फ्री रहता है। अब यहीं से फिर से ये हाइड्रोजन रिमूव होता है, सामने वाले के H के फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और फॉस्फेट से यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेता है, तो फिर से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और इस तरीके से चेन का इलॉन्गेशन होता हुआ चला जाता है। क्लियर। तो जो स्ट्रक्चर होता है DNA का, इसमें 2 स्ट्रैंड एंटी पैरेलल रन करते रहते हैं। ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैंड आपके साइड में रहते हैं और बीच में आपका क्या रहता है, नाइट्रोजनस बेसेस। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि एडेनिन हमेशा किससे बेस पेयर करता है, थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रैंड का जो एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के थायमिन के साथ डबल स्ट्रैंड से बॉन्डिंग किया हुआ है। ठीक। ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो पहले स्ट्रैंड का जो नाइट्रोजनस बेस थायमिन है वो दूसरे स्ट्रैंड के एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ पेयर बनाया हुआ है। ऐसे ही तीसरे न्यूक्लियोटाइड में जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड रन कर रहा है उसके शुगर के साथ जो अटैच साइटोसिन है, नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन, उससे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ऐड हुआ है। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से DNA का स्ट्रक्चर है। ये एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है उसको मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए सिंपल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाता होगा। अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर एक बार ऐसे करके दिखाऊँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए एक 5 स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड यहाँ पे, ये एक स्ट्रैंड ऐसे हेलिकल वे में मूव करते हुए जा रहा है। यहाँ 5 कार्बन पे अटैच फॉस्फेट आपको फ्री मिलेगा और फिर यही आपको स्ट्रैंड नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 3 कार्बन फ्री मिलेगा। 3 कार्बन पे जो OH है वो आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जनरली हमारे बुक में दिए रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 स्ट्रैंड, 3 के सामने 5 है और ऊपर आप देखेंगे तो 5 के सामने 3 दिखेगा। क्लियर। अब देखिए तो ये जो स्ट्रैंड का जो आउटर साइड है, यहाँ पे आपके शुगर फॉस्फेट के बैकबोन आपके देखने को मिल जाते हैं और सेंटर में बीच में आपको नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। क्लियर। अब देखिए
ये जो दो नाइट्रोजनस बेस होता है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस होता है, या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर। और जो एक पूरा जो पिच होता है, पिच बोले तो कंप्लीट टर्न, जो एक ये आपका जो कंप्लीट टर्न हो रहा है, जो कंप्लीट टर्न हो रहा है यहाँ पे, एक कंप्लीट टर्न में आपको लगभग 10 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस है और एक पिच में 10 नाइट्रोजनस बेस हैं, तो एक कंप्लीट पिच का डिस्टेंस क्या होगा, तो 10 इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉन करेंगे आप, तो आपको 34 एंगस्ट्रॉन आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अगर आप एंगस्ट्रॉन में यूनिट ले रहे हैं तो 34 एंगस्ट्रॉन, अगर आप नैनोमीटर में ले रहे हैं तो 3.4 नैनोमीटर आपको आंसर मिलेगा। एक कंप्लीट पिच में या फिर एक कंप्लीट टर्न में टोटल 34 एंगस्ट्रॉन लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, और दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन, और एक कंप्लीट पिच में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 10 नाइट्रोजनस बेस होता है। क्लियर। और देखिए ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर मूव करता है वो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड मूव करता है, और ये जो डीएनए का डायमीटर होता है वो लमसम 1.9 या फिर 20 एंगस्ट्रॉन देखने को मिलता है। 20 एंगस्ट्रॉन को अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 2 नैनोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। क्लियर। ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन ध्यान देना रहता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है एंगस्ट्रॉन में, तो हम लोग को वहाँ पे दूसरा मेजरमेंट याद रखना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करके समझ सकते हैं उस चीज़ को। जनरली डीएनए 3 तरीके के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए में क्या डिफरेंस होता है, तो जो ए डीएनए होता है उसका अगर हेलिक्स का डायरेक्शन देखें तो राइट हैंडेड होता है, बी डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, बट जो जेड डीएनए होता है वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। क्लियर। बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, तो अभी जो मैं आपको बताया हूँ कि यहाँ पे एक टर्न जो है उस एक टर्न में आपके 10 बेस पेयर आ रहे हैं। ये पूरा कंप्लीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए ये पूरा एक टर्न यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। एक टर्न को या आप ऐसे समझिए, ये एक टर्न, फिर से ये कंप्लीट, ये हो गया आपका एक टर्न। क्लियर। इसी एक टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच भी बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि एक पिच में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो एक पिच में 10 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्लियर। तो जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे, जो 10 दिया है वो वाटसन क्रिक ने इस स्ट्रक्चर को दिया था, और 10 नाइट्रोजनस बेस एक टर्न में आपके बी डीएनए में होते हैं। क्लियर। ये चीज़ ध्यान रहे। और ए डीएनए में एक टर्न पर टोटल आपके 11 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, और जेड डीएनए में 12 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है। डिस्टेंस दो बेसेस के बीच में कितना होता है, तो बी डीएनए में 0.34 होता है, अभी हम लोगों ने देखा है, और ए डीएनए में 0.26 नैनोमीटर होता है, जेड डीएनए में 0.37 नैनोमीटर होता है। क्लियर। तो आई होप कि आप लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में आया होगा। अभी हम आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, और उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर। तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन।
द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल डिस्क्राइब्ड बाय वाटसन एंड क्रिक इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस प्री 2008 में, टीजीटी 2007, 8 और 21 और साथ ही साथ और भी किसी एग्ज़ाम में आया होगा जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इसको देखेंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ए है सी डीएनए, ऑप्शन बी है जेड डीएनए, ऑप्शन सी है बी डीएनए एंड ऑप्शन डी है डी डीएनए। अगर हम लोग याद करें तो हम लोग देखे थे वाटसन एंड क्रिक ने जिस मॉडल को दिया था वो कौन सा था, बी डीएनए के लिए था। तो यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन बी डीएनए है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ बेसिस पर हेलिकल टर्न इन जेड डीएनए। जेड डीएनए में कितना बेस होता है एक टर्न में, तो ये ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 एंड ऑप्शन डी है 11। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया है, साथ ही डिफरेंट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 12 बेस पेयर होते हैं पूरे एक हेलिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ अ कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज। ऑप्शन है 3.4 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 34 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 0.34 नैनोमीटर और ऑप्शन डी है 0.34 नैनोमीटर। ये क्वेश्चन आपके पीजीटी 2002 में आया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर है 3.4 नैनोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, द डायमीटर ऑफ जेड डीएनए इज़। ये उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर में क्वेश्चन ये आया है 2020 में, और यहाँ पे ऑप्शन है 20 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 16 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 18 एंगस्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी है 22 एंगस्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 18 एंगस्ट्रॉन। बी डीएनए का भी डायमीटर हम लोगों ने पढ़ा था, बी डीएनए का डायमीटर क्या होता है 20 एंगस्ट्रॉन या फिर 19 एंगस्ट्रॉन आता है, तो भी आप उसको करेक्ट आंसर कर लेंगे। बट 20 एंगस्ट्रॉन 19 एंगस्ट्रॉन दोनों दिया रहता है तो हम लोग 20 एंगस्ट्रॉन ही उसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में 20 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोथ प्यूरिन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, नीट में भी पूछा गया और यूपी पीसीएस 1996 और 2003 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो कौन कौन से प्यूरिन होते हैं, तो प्यूरिन याद करने का हम आपको तरीका बताए थे कि प्यूरिन में कहीं भी वाई नहीं लिखा है, यानी कि जिस भी ऑप्शन में आपको वाई नहीं दिख रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, प्यूरिन हो जाएगा। तो साइटोसिन और थायमिन ये पहला ऑप्शन है, दोनों में वाई वाई है तो ये आपके क्या होंगे, पिरिमिडीन होंगे। और ऑप्शन बी है साइटोसिन और गुआनिन, यहाँ साइटोसिन में वाई है तो ये पिरिमिडीन होगा। और ये लर्न करने का एक तरीका है, ऐसा कहीं रूल नहीं है, ये हमने खुद एनालॉजी एक बनाया है। ऑप्शन सी में देखिए तो थायमिन और एडेनिन, यहाँ भी थायमिन आपका क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। ऑप्शन डी है एडेनिन एंड गुआनिन, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज़। ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस 2004 और पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो कुछ क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में या फिर नीट में पूछे जाते हैं वो डिफरेंट एग्ज़ाम में आपके रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको सभी एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखते हुए चलना चाहिए। इसका ऑप्शन ए है 3.4 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 10 एंगस्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 20 एंगस्ट्रॉन और ऑप्शन डी है 0.34 एंगस्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूकैरियोटिक डीएनए इज नेटिव फॉर्म ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन। ये BHU 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो नेटिव फॉर्म ऑफ, नेटिव मीन्स होता है ओरिजिनल, तो जो नेटिव फॉर्म डीएनए पाया जाता है यूकैरियोटिक में वो बी डीएनए ही होता है, तो ऑप्शन सी सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ H बॉन्ड डेट बाउंड। यहाँ पे बाउंड का स्पेलिंग गलत है, BOUND होगा।
दैट बाउंड गुआनिन एंड साइटोसिन इज़। ये क्वेश्चन पूछा गया है BHU 2010 में। तो गुआनिन और साइटोसिन में आपके टोटल जो बेस पेयर जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं वो 3 होते हैं। क्लियर, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन अ DNA स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय। ये नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे लिंक्ड होते हैं? ऑप्शन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन बी है पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन सी है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड 2 अमाइनो एसिड को जोड़ने में काम हेल्प करता है और प्रोटीन फॉर्मेशन में पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिल जाता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपका सही आंसर है। वो 2 न्यूक्लियोटाइड को लिंक करने के लिए जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड आपका 2 नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।